टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। अब जो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है ये सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक है आफ्टर हाइपोवोलेमिक शॉक इन सर्जिकल पेशेंट। ठीक है, दिस टाइप ऑफ शॉक इज एसोसिएटेड विद पुअर वेस्कुलर टोन। इसमें हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनका टोन लॉस हो जाता है। जब वेसल्स का टोन लॉस हो जाता है तो क्या होता है, वेजो डायलिटेशन, वेसल्स डायलेट हो जाती हैं और साथ में हमारे पास क्या होगा, लो सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस। जब टोन लॉस होगा तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हाई कार्डियक आउटपुट, इन एडिक्यूएट आफ्टर लोड एंड हाइपोटेंशन। अब जब हमारे पास आफ्टर लोड कम होगा, आफ्टर लोड कम होने की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ब्लड मोर इजीली, तो आफ्टर लेफ्ट वेंट्रिकल को रेजिस्टेंस फेस नहीं करनी पड़ेगी, वो आसानी से ब्लड निकाल देगा, तो उसका स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा और कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में हमारे पास क्या होता है, वेसल्स के डायलेट होने की वजह से और रेजिस्टेंस के कम होने की वजह से हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आफ्टर लोड कम है। और उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेंशन होती है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। अब ब्लड प्रेशर क्यों ड्रॉप होता है, जब हमारा जो मतलब जो टीपीआर है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगा तो हमारा बीपी भी ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी कॉजेज में सबसे पहले है सेप्सिस, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, एनाफाइलेक्सिस, हाई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, एंडोक्राइन और टॉक्सिक। सबसे पहले सेप्टिक में क्या होता है, अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई फंगल, वायरल या रिकेट्सियल इन्फेक्शन है तो उस केस में आपको डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक हो सकता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जैसे हमने पढ़ा था स्टेफ ऑरियस के अंदर होता है, तो उसमें भी हमारे पास क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है। एनाफाइलेक्सिस, जब हमें कोई रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, हिस्टामिन रिलीज होती है, उसकी वजह से भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में क्या होगा, आपका जो सिंपैथेटिक टोन है, जो हमारे एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जो दो हार्मोन्स आते हैं जो सिंपैथेटिक होते हैं, जब वो नहीं आएंगे तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, उनका काम होता है वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाना, तो उस जब वो नहीं आएंगे तो उनकी एब्सेंस में वेजो डायलिटेशन होगी, न्यूरोजेनिक शॉक होगा, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव की टाइप है। एंडोक्राइन में एड्रीनल क्राइसिस में आपका क्या होता है, जो आपके मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हैं, कॉर्टिसोल और एल्डोस्टिरोन, वो नहीं आते। इसमें एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन बिल्कुल नॉर्मल रहता है, इसमें कॉर्टिसोल और एल्डोस्टिरोन की कमी होती है। और टॉक्सिक नाइट्रोप्रूसाइड हमें पता है एक ड्रग है जो क्या करवाती है, वेजो डायलिटेशन करवाती है, तो ये भी क्या करवाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक करवाएगी। सबसे पहले सेप्टिक शॉक, ये जो है जो इन्फेक्टिव होता है। सेप्टिक शॉक में हमारे पास क्या होता है, इज द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक कॉज्ड बाय द ओवरवेलमिंग सिस्टेमिक इन्फेक्शन। ये किसी सिस्टेमिक इन्फेक्शन की वजह से होता है। जब भी आपको पता है कि इन्फेक्शन होगा तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होगा, जो हमारे क्या कहते हैं इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे, वो वेजो डायलिटेशन करवाएंगे एंड लीडिंग टू हाइपोटेंशन। जब वेजो डायलिटेशन होगी आपका टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगा, जब टीपीआर कम होगा तो उसके रिजल्ट में आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा और हाइपोटेंशन हो जाएगी। इट रिजल्ट्स फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑक्सीजन डिलीवरी एंड ऑक्सीजन कंजम्पशन। इसमें आपके जब वेजो कंस्ट्रक्शन ही नहीं होगी तो ऑक्सीजन डिलीवरी वगैरह भी नहीं होगी, एंड कैन बी डिफाइंड एज दी सेप्सिस इंड्यूस्ड हाइपोटेंशन। इसमें आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 तक चला जाता है, मतलब ड्रॉप हो जाता है, और जो आपका मीन आर्टीरियल प्रेशर है वो भी क्या हो जाता है, लेस देन 60 हो जाता है। और टिश्यूज़ की तरफ ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन होगी। और उसके अलावा हमारे पास जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो उसकी वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, लैक्टिक एसिड की अकमुलेशन होगी तो लैक्टेट का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। किडनीज़ की तरफ ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो ओलिग्यूरिया हो जाएगा, दैट परसिस्टेंट डिस्पाइट एडिक्वेट फ्लूइड रिससिटेशन। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, डिस्पाइट इम्प्रूवमेंट इन इंटेंसिव केयर मोर्टेलिटी फ्रॉम सेप्सिस की वजह से मोर्टेलिटी अभी भी 30 से 50% तक लोगों की डेथ हो रही है। अब इसके अंदर हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमारे पास जैसा कि इकोलाई, क्लेब्शियला वगैरह, वो एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। ये जो एंडोटॉक्सिन है ये हमारे पास क्या करता है, प्रोड्यूसेस बायोकेमिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट। फिर आता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ये प्रोड्यूस करता है एक्सोटॉक्सिन, जैसे कि यह सुपर एंटीजन बनाता है और ये हमारे पास सेप्सिस करवाता है। अब हमने इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, इसके अंदर द प्रिंसिपल गाइडिंग द मैनेजमेंट ऑफ सेप्टिक शॉक आर हीमोडायनामिक सपोर्ट। सबसे पहले तो हमने हीमोडायनामिक सपोर्ट देनी है और उसके बाद हमने जो है वो जो कॉज है उसको ट्रीट करना है। पहले तो हमने उसके वाइटल्स मेंटेन करने हैं, जैसे उसको क्या हुआ होगा, हाइपोटेंशन हुई होगी, टैकीकार्डिया हुआ होगा और उसका यूरिन आउटपुट बहुत ड्रॉप हुआ होगा, उसकी हम सैचुरेशन वगैरह देखेंगे, लेकिन उसके बाद हम जो कॉज है उसको ट्रीट करेंगे। हीमोडायनामिक सपोर्ट में हमने क्या करना है, सेप्टिक शॉक इज एसोसिएटेड विद रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपोवोलेमिया। इसमें हमारे पास आपके बॉडी के अंदर वॉल्यूम बिल्कुल कम हो जाएगा एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोफाउंड। क्यों कम होगा, क्योंकि वेजो डायलिटेशन होगी, वेसल्स डायलेट होंगी और जो फ्लूइड होगा वो आपका इंटरस्टिशियम में लीक हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा, तो वेसल्स के अंदर तो फ्लूइड होगा नहीं,
जब आपकी इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड ड्रॉप हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, हाइपोवोलीमिया हो जाएगा। क्रिस्टलाइड्स आर द फ्लूइड ऑफ चॉइस टू रीस्टोर द इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम। जब भी हमने इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम को रीस्टोर करना होता है इसमें हम सबसे पहले क्या देते हैं, क्रिस्टलॉइड देते हैं। एल्ब्यूमिन इज द फ्लूइड रिससिटेशन ऑफ स्पीयर सेप्सिस एंड सेप्टिक शॉक। अब हमने क्या करना है, रिससिटेशन गोल्स फॉर द फर्स्ट 6 आवर्स ऑफ दिस स्ट्रेटेजी आर, पहले 6 घंटे के अंदर अंदर हमने क्या करना है, सेंट्रल वीनस प्रेशर को हमने 8 से 12 तक लेके आना है, मीन आर्टीरियल प्रेशर को हमने 65 तक लेके आना है, और यूरिन आउटपुट को हमने 0.5 ml पर kg पर आर तक लेके आना है, और सेंट्रल वीनस और जो सेचुरेशन है उसे हमने 65 से 70 के दरमियान लेके आना है। ये हमारा टारगेट है, कितने 6 घंटे के अंदर अंदर हमने पेशेंट को नॉर्मल, ये कम से कम इतना नॉर्मल कर लेना है। फिर हमारे पास क्या है, परसिस्टेंट हाइपोटेंशन, अगर अभी भी हाइपोटेंशन रहती है फॉलोइंग रीस्टोरेशन ऑफ सर्कुलेटरी वॉल्यूम तो शुड वारंट एडजुवेंट, फिर हमने उसे फॉरन एडजुवेंट थेरेपी देनी है। अब एडजुवेंट थेरेपी में पहले तो हमने फ्लूइड दे दिए थे, अब हमने उसे कोई और ड्रग्स वगैरह भी देनी है। इसमें हम उसे क्या देंगे, वेसोप्रेसर देंगे एंड पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट देंगे। वेसोप्रेसर इसमें हमारे पास क्या आता है, वेसोप्रेसर में हमारे पास एपिनेफ्रीन आता है, नॉर एपिनेफ्रीन आता है और फिनाइल एफ्रीन आता है, और डोपामिन हाई डोज में देना है। लो डोज में डोपामिन हमेशा वेजो डायलेटेशन करवाता है, हाई डोज में डोपामिन वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। नॉर एपिनेफ्रीन हमारे पास क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर एजेंट ऑफ चॉइस है सेप्सिस के अंदर। नॉर एपिनेफ्रीन इज द एजेंट ऑफ चॉइस। एपिनेफ्रीन इज यूज्ड व्हेन एडिशनल एजेंट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एडिक्यूएट ब्लड प्रेशर। अच्छा, अब हमारे पास नॉर्मली क्या होता है, नॉर एपिनेफ्रीन एसोसिएटेड, नॉर एपिनेफ्रीन का एक जो सीरियस साइड इफेक्ट होता है, नॉर एपिनेफ्रीन इज एसोसिएटेड विद सीरियस एरिथमिया, वो होता है एरिथमिया। देन फिनाइलेफ्रीन कैन बी यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव, फिर हम नॉर एपिनेफ्रीन की बजाय क्या यूज़ करते हैं, फिनाइलेफ्रीन यूज़ करते हैं। अब इसकी रीज़न ये है कि नॉर एपिनेफ्रीन हमारे पास अल्फा 1 रिसेप्टर्स पे भी एक्ट करता है और बीटा 1 पे भी। अल्फा 1 रिसेप्टर्स वेसल्स के ऊपर होते हैं और वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं। बीटा 1 रिसेप्टर्स हार्ट के ऊपर होते हैं, हार्ट रेट और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाते हैं। फिनाइलेफ्रीन सिर्फ अल्फा 1 रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करता है और वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, ठीक है। अब जो है हमारे पास जो वेसोप्रेसिन है, एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके, क्योंकि इसका हार्ट के ऊपर इफेक्ट भी है, तो नॉर एपिनेफ्रीन की वजह से क्या हो सकता है, एरिथमिया हो सकता है। नॉर एपिनेफ्रीन के इस साइड इफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए हम बाज़ दफ़ा नॉर एपिनेफ्रीन का जो ऑल्टरनेट है फिनाइलेफ्रीन, जो सिर्फ वेसल्स पे एक्ट करता है और वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, उसको यूज़ कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि वेसोप्रेसिन कैन बी एडेड टू नॉर एपिनेफ्रीन, हम वेसोप्रेसिन को नॉर एपिनेफ्रीन के अंदर ऐड करके तो दे सकते हैं विद इंटेंट ऑफ ईदर इंक्रीजिंग मीन आर्टीरियल प्रेशर और डिक्रीजिंग नॉर एपिनेफ्रीन डोजेज वैन वेजोडाइलेटेशन इज रेजिस्टेंट टू नॉर एपिनेफ्रीन। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि नॉर एपिनेफ्रीन आप देते जाओ, बढ़ाते जाओ, लेकिन वो फिर भी जो है वो क्या करता है, नहीं करवा पाता वेजो कंस्ट्रिक्शन। सेप्टिक शॉक के अंदर क्या होता है, हमारे पास बहुत ज़्यादा वेजोडाइलेटेशन हो गई होती है, ठीक है। अल्फा 1 रिसेप्टर्स बिकम डीसेंसिटाइज्ड, तो हमारे अल्फा 1 रिसेप्टर जिस पर नॉर एपिनेफ्रीन ने एक्ट करना था वो डीसेंसिटाइज हो जाते हैं, और वेसल्स डोंट कॉन्ट्रैक्ट वेल इवन हाई डोज ऑफ नॉर एपिनेफ्रीन। अगर आप जितना मर्जी नॉर एपिनेफ्रीन दे दो फिर भी वेसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, वेसोप्रेसिन को नॉर एपिनेफ्रीन के साथ मिला के दे देते हैं। वेसोप्रेसिन इज नॉट इंडिकेटेड एज अ सिंगल इनिशियल वेसोप्रेसर, इसे अकेला कभी भी नहीं देना, क्यों, क्योंकि इसका वीक इफेक्ट होता है। फिर वो कह रहे हैं डोपामिन हमने कितना देना है, मोर देन 10 mcg पर kg पर मिनट एज एन ऑल्टरनेट टू नॉर एपिनेफ्रीन इन सेलेक्टेड पेशेंट। ज़्यादा अमाउंट डोपामिन हमेशा हाई डोज में देते हैं, लो डोज में डोपामिन क्या करवाता है, वेजो डायलेटेशन करवाता है और सेप्टिक शॉक को और ज़्यादा ख़राब कर देगा। हाई डोज में देते हैं, जो लो डोज होती है वो D1 रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है और डायलेटेशन करवाती है, हाई डोज अल्फा 1 रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है और वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाती है। ये तो हो गए हमारे पास वेसल्स वाले। अब हम देखेंगे पॉजिटिव आइनोट्रोपिक। आइनोट्रोपिक में जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएं, उसमें हम क्या देते हैं, डोब्यूटामीन देते हैं अप टू 20 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट एडमिनिस्टर्ड और एडेड टू वेसोप्रेसर। या तो हम डोब्यूटामीन खुद दे देंगे अकेला, या हम उसे वेसोप्रेसर में मिला के देंगे इफ इन यूज इन द प्रेजेंस ऑफ, अगर तो हमारे पास मायोकार्डियल डिसफंक्शन है, और या फिर हमारे पास लो कार्डियक आउटपुट है, या ऑन गोइंग साइंस ऑफ हाइपोपरफ्यूजन है। फिर हमारे पास क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। वो कह रहे हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड का जो यूज़ है ये कंट्रोवर्शियल है इन सेप्टिक शॉक, लेकिन बाज़ दफ़ा हम क्या देते हैं, इंट्रावीनस हाइड्रोकॉर्टिसोन 200 mg पर डे दे देते हैं। शुड बी सजेस्टेड इफ एडिक्यूएट फ्लूइड रिससिटेशन, अगर आपके पास फ्लूइड इनफ है, एंड वेसोप्रेसर थेरेपी फेल्स टू अचीव हीमोडायनामिक स्टेबिलिटी, और वेसोप्रेसर थेरेपी से फ़ायदा नहीं हो रहा। आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग इन्फेक्शन,
ट्रीटमेंट अब सेकंड स्टेप आ गया, हमने पेशेंट को स्टेबल कर लिया, अब हमने उसकी कॉज को ट्रीट करना है। कॉज को ट्रीट करने के लिए हमने उसे, जाहिर सी बात है सेप्सिस है तो क्या कहते हैं इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक देंगे। और जो भी हमारे पास इसके अंदर हम क्या करते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक शुड बी एडमिनिस्ट्रेड एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या करना है, इस पेशेंट का ब्लड कल्चर लेना है ताकि पता लगे कि कौन सा बैक्टीरिया है जो इन्फेक्शन कॉज करवा रहा है। ब्लड कल्चर शुड बी टेकन 5 मिनट अपार्ट, 5 मिनट के वक्फे से हमने 2 ब्लड कल्चर लेने हैं और हमने 5 मिनट अपार्ट प्रायर टू, पहली एंटीबायोटिक की डोज देने से पहले आपने कल्चर लेना है, ठीक है। और थोरो क्लिनिकल एंड इमेजिंग सर्च शुड बी मेड टू फाइंड आउट। अब हमने सोर्स कंट्रोल कैसे करना है, रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड डिवाइसेस, अगर तो उसके अंदर कहीं एब्सेस है तो उसको ड्रेन करना है, अगर कोई इन्फेक्टेड टिश्यू है तो उसकी डिब्राइडमेंट करनी है, अगर कोई परफोरेटेड विस्कस या बिलियरी ड्रेनेज है या मतलब बिलियरी ड्रेनेज करनी है, ड्रेनेज ऑफ एम्पाइमा, जो भी सोर्स है जो इन्फेक्शन करवा रहा है उसको हमने ख़त्म करना है।